नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है फोर्ट्रेस स्टॉक्स। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज का डीप एनालिसिस करते हैं फोर्ट्रेस मॉडल पर। एक बार फोर्ट्रेस मॉडल फिर से समझ लें। F का अर्थ है फाउंडेशन, जहाँ पे हम कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसकी मार्केट पोजीशन की बात करते हैं। दूसरा है O का अर्थ है ओनर्स, जहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और मैनेजमेंट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट है रेवेन्यू मींस R, यहाँ पर हम कंपनी की ग्रोथ मैट्रिक्स और उसकी फ्यूचर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं। चौथा है ट्रेजरी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां पर हम कंपनी की बैलेंस शीट और उसका कैश फ्लो देखते हैं। इसके बाद है रिटर्न, जहां पर हम कंपनी के हिस्टोरिकल और फ्यूचर रिटर्न्स की बात करते हैं, ROCE, ROE और अदर एफिशिएंसी मैट्रिक्स। इसके बाद है E अर्थात इकोनॉमिक वैल्यू, जहां पर हम देखते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। इसके बाद है S, जहां पर हम अलग अलग बुल, बेस और बियर के सिनारियोज बनाते हैं, मेनली एज पर कंपनीज मैनेजमेंट गाइडेंस एंड अदर फैक्टर्स। और लास्ट में हम बात करते हैं सेंटीमेंट्स की, जहां पर हम थोड़ा बहुत कंपनी का प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, अभी किस सिचुएशन में है, उसकी बात करते हैं। इन सब को बेस बनाकर हम एक स्कोर कंपनी को देते हैं, जिस स्कोर के आधार पे हम ये तय कर सकते हैं कि इस कंपनी को हमें और अधिक स्टडी करना है या नहीं। तो आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठिए और आराम से समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ये कंपनी 1991 में फाउंड हुई थी। इसकी लिस्टिंग BSE NSE में 1995 में हुई, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। शेयर प्राइस अगर आप देखें तो 275 से लेकर के 279 के आसपास होवर कर रहा है। ये जीरो एक्स्ट्रा आ गया। मार्केट कैप कंपनी का लगभग 652 करोड़ के आसपास है। कंपनी किस बिजनेस में है? मेनली इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजिटल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। आगे हम और डिटेल में समझेंगे। कंपनी के एम्प्लॉयज़ का नंबर्स अगर आप देखें तो करीब 2500 के आसपास है। आगे बढ़ें और फाउंडेशन की बात करें। कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल हमें समझना हो तो बड़ा आसान है। कंपनी मेनली ऑटोमोटिव OEMs जो होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वहाँ पर कंपनी का लगभग 34% शेयर बिजनेस का वहाँ से आता है। इंडस्ट्रियल और हैवी मशीनरी जो होती है, वहाँ से कंपनी का 63% शेयर आता है। और हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज से कंपनी का 3% शेयर आता है। अच्छा, जब मैं बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ तो समझते हैं कि कंपनी आखिर कर क्या रही है। बेसिकली होता यह है कि आपको पता होगा कि US में, यूरोप में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी एडवांस मशीनरीज बनती हैं, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। जैसे जैसे आजकल जो गाड़ियाँ हैं, आप देखेंगे टेस्ला की गाड़ियाँ, आप देखेंगे मर्सिडीज, BMW एक्सेट्रा, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स यूज होने लगे हैं। आपका मोबाइल जैसे है, मोबाइल भी एक तरह का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से गाड़ी भी एक तरीके का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। US और यूरोप की बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो अपने R&D वाले पार्ट को, जो पर्टिकुलरली इस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की हम बात करें या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की हम बात करें, कैड मशीन, कैड आपने सभी सुने होंगे नाम, इन सब की बात करें तो वो इन सब कामों को आउटसोर्स करती हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ पर सारी चीज़ डेवलप करें कंपनीज तो उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। और भारत में आपको पता है लेबर कॉस्ट कंपैरेटिवली वेस्ट की काफ़ी सस्ती है, और इस वजह से वो कंपनीज अपने बिजनेस को आउटसोर्स करती हैं। और आउटसोर्स करके जिन कंपनीज को ये बिजनेस जाता है, उनमें से एक कंपनी है ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी। जैसे इन्फोसिस है, TCS है, एटसेट्रा है, ये कंपनीज पर्टिकुलर सर्विसेज को आउटसोर्स करके अपना बिजनेस लेती हैं, डिजिटल सर्विसेज को। तो वहीं पे ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी, KPIT टेक्नोलॉजी, कुछ हद तक LTTS, ये सब कंपनीज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ों को आउटसोर्स करके अपना बिजनेस लेती हैं। इसकी की वैल्यू प्रपोजिशंस देखें। टाइम टू मार्केट
जो है एक टर्म यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। अगर आप देखें कि कंपनी अगर अपने काम को आउटसोर्स कर रही है, मतलब भारत के कुछ इंजीनियर जा करके कंपनी के यहाँ पे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को बिल्ड भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उनका पेमेंट किस तरीके से होगा। तो कई तरह के मॉडल हो सकते हैं। एक मॉडल ये हो सकता है कि कंपनी ने आपको अपना प्रोजेक्ट दिया और उसका फिक्स कॉस्ट कर दिया कि आप इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कीजिए, डेवलप कीजिए और करके हमें दे दीजिए और हम आपको ये पर्टिकुलर पैसे पे करेंगे। ये तो एक मॉडल हो गया। दूसरा मॉडल क्या हो सकता है, टाइम टू मार्केट मॉडल, जहां पर हम हर आवर के पैसे लेते हैं। इसका मतलब है ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी पर आवर जो उसके इंजीनियर्स काम करते हैं उसके पैसे चार्ज करती है। ये टाइम टू मार्केट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू को अर्न करने की पॉसिबिलिटी अधिक होगी। इसलिए इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रोपोजिशन है जहां पर कंपनी को अपना मैक्सिमम बिजनेस इस टाइम टू मार्केट कॉन्सेप्ट से लेकर के आना है। रीयूजेबल आईपी का अर्थ होता है सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स उस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में या उस ER&D के पूरे सेटअप में कुछ पर्टिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें बार बार कंपनी यूज़ कर सकती है। तो उसके सहारे ये टाइम टू मार्केट के जरिए ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने की पॉसिबिलिटी रखती है। इसके अलावा और क्या वैल्यू प्रपोजिशंस हो सकते हैं, अपनी R&D की कॉस्ट को कम करे। R&D की कॉस्ट को कम करने का तरीका बहुत आसान है, अपने मॉडल्स को ऑफशोर और नियर शोर मॉडल्स की तरफ लेकर के जाए। मींस सेम चीज़ जो मैंने पहले एक्सप्लेन की कि कंपनी अगर भारत में अपने इंजीनियर्स से काम करवा रही है सो डेफिनेटली उसका एक्सपेंडिचर कम होता है। और अगर भारत के मुकाबले देखें तो कंपनी को काफ़ी अच्छी अर्निंग उसमें होती है। यही एक कारण है, आगे हम देखेंगे कि कंपनी ने अपना बिजनेस लगभग पूरा भारत से बाहर शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि जो पर आवर का रेट है इंजीनियर्स का वो इंडिया की अपेक्षा वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कंपनी के पास कई इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे ISO 9001, ISO 27001 और TSAC सर्टिफाइड कंप्लायंस भी कंपनी करती है। TSAC सर्टिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है जो कंपनी जैसे किसी भी बड़ी कंपनी माना BMW, मर्सिडीज एक्सेट्रा के लिए काम कर रही है, सो उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होते हैं, बहुत सारी मशीनरी होती है, कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बाहर डाइवर्स नहीं कर सकते, जो सिक्योर रखनी होती हैं। तो उन सिक्योरिटी कंप्लायंस को कंपनी पूरे तरीके से फॉलो करती है, इसलिए TSAC सर्टिफाइड कंप्लायंट कंपनी है। चलिए अब कंपनी का देखते हैं कि मोट साइज क्या है। हाँ, एक बार वापस आए। हाँ, कंपनी की टैम क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है और कंपनी का मोट क्या है। कंपनी का अगर आप ग्लोबल R&D अगर देखें, ER&D अगर देखें, ग्लोबली जो ER&D का सेक्टर है वो लगभग 24% से ग्रो कर रहा है, काफ़ी फास्ट ग्रोथ है और अभी इसका टाइम लगभग 55 लाख करोड़ है। भारत में ER&D सर्विसेज को देखें तो लगभग 11,200 करोड़ का टैम है और ये भी 10% से ग्रो कर रहा है। और अगर ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी का टैम देखें जो मेनली ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, तो वो लगभग 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है जिसमें O&D अपना पेनिट्रेशन बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी इसका पेनिट्रेशन लेस देन 0.1% है। भारत में तो अभी कंपनी ऑपरेट ही नहीं कर रही है और बाहर कंपनी ऑपरेट करती है जहाँ पर इसका बहुत कम शेयर है। बहुत छोटी कंपनी है, एक माइक्रो कैप आप समझ सकते हैं कंपनी को। धीरे धीरे जब कंपनी ग्रोथ करने लगेगी, अपना स्केल बढ़ाएगी, तो कंपनी बाहर भी और भारत के अंदर भी ये सर्विसेज डिलीवर करने के बाद एक अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में जा सकती है। चलिए कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को देखते हैं, मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कंपनी के पास कोई मोट है, कोई नीश बात ऐसी है जो और कंपनीज में नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये इससे हमें पता चल पाएगा। तो अगर स्ट्रेंथ देखें तो लगभग 30 साल से ऊपर हो गए हैं, तो एक डोमेन एक्सपर्टीज कंपनी का है, लेगेसी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 80 से ज़्यादा इसके OEMs क्लाइंट्स हैं, फॉर्च्यून 1000 की बहुत सारी कंपनीज इसके क्लाइंट्स में आएंगी अगर आप देखेंगे तो।
प्रोप्राइटरी आईपी पोर्टफोलियो है कंपनी का, कुछ पर्टिकुलर आईपीस इनके पास हैं जिनके थ्रू ये दूसरी कंपनीज को सर्विसेज देते हैं। बड़ा लो एट्रिशन रेट है इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अगर आप देखें करीब 15% के आसपास का, और एक हाइब्रिड ER&D और डिजिटल पोजीशनिंग का एक मिक्सचर है कंपनी के पास जो कि इसके एडवांटेज प्रदान करता है। इसकी वीकनेसेस देखें तो इसकी बड़ी वीकनेसेस है स्केल चूँकि कंपनी का भी बहुत छोटा है और लगभग 2500 के आसपास ही एम्प्लॉयज़ हैं, तो जब कंपनी का स्केल छोटा होता है इस तरह के सेक्टर में तो कंपनी की बार्गेनिंग पावर भी कम होती है और कंपनी डेफिनेटली एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। दूसरा है क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। कंपनी के अगर आप क्लाइंट्स की लिस्ट देखें तो लगभग टॉप 25 क्लाइंट से कंपनी का 87% बिजनेस आता है, जो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है अगर थोड़े से भी क्लाइंट्स इसके कम होते हैं तो। कोई पर्टिकुलर ब्रांड मोड नहीं है कंपनी का, क्योंकि बड़ा ही मिड टियर और आप स्मॉल टियर प्लेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे स्केल पर कंपनी ऑपरेट कर रही है और मेनली कंपनी ऑपरेट करती है किन के थ्रू, अपने इंजीनियर्स के थ्रू जिनको ये कंपनी ट्रेन करती है और बाहर उन बड़ी बड़ी OEMs में भेजती है जहाँ पर वो काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। आप देखेंगे कि कोई मोड नहीं है, वो इंजीनियर्स को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कहीं और भी चले जाएंगे। इसके अलावा इस कंपनी जो ऑनवर्स टेक है, इसके अलावा KPIT टेक्नोलॉजी, LTTS, पर्सिस्टेंट सिस्टम आदि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सिमिलर तरीके के सिनारियोज में और सिमिलर तरह के बिजनेस में ऑपरेट करती हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि ये एक तरह से कमोडिटाइज्ड सर्विसेज हैं, कमोडिटी जो कि बड़ी सर्वसुलभ होती है, जो बड़ी आसानी से कोई भी कर सकता है, उस तरह की ये चीज़ है, तो ये वनरेबल है उस पॉइंट ऑफ व्यू में। इसलिए मोड पे इसमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है कंपनी का, तो मोड का स्कोर भी मैंने पर्टिकुलरली 6 आउट ऑफ 10 दिया है। एनीवेज, अगर इसकी स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग देखें इसके कंपटीटर्स के अगेंस्ट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइएंट है, KPIT है, LTTS है और SCL टेक है, ये सारी कंपनीज कुछ काम इसकी तरह करती हैं और लेकिन इनके जो अगर आप रेवेन्यू देखें तो ऑनवर्स टेक्नोलॉजी से काफ़ी अधिक हैं। तो ये एक कारण है कि कंपनी का स्केल इतना छोटा है कि कंपनी थोड़ा सा डिसएडवांटेज में रहती है। इस कारण जो स्कोर मैंने इसको दिया है फाउंडेशन का, वो दिया है 7.4 आउट ऑफ 10। बिजनेस मॉडल अच्छा है, सॉलिड है, बट मोट नहीं है। टैम लार्ज है, थोड़ी बहुत इसकी पोजिशनिंग नीश है बिकॉज ऑफ इट्स लेगेसी, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सो लेट अस गिव इट 7.4 आउट ऑफ 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कंपनी के ऑनर्स की, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की और उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी की। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का एनालिसिस करें तो सितंबर में हमें देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स के पास 39.02% शेयर हैं, FIIs के पास 9.21% शेयर हैं, DII के पास 3.99% शेयर हैं। तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग FI और DII अपने पास रखते हैं। मैनेजमेंट टीम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कंपनी के हैं श्री हरीश एस मेहता, जो कि नास्कॉम के को फाउंडर हैं और 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन्हें IT और ER&D में। मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के इन्हीं के बेटे हैं जिगर एच मेहता, IIT बॉम्बे से पास आउट हैं और 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और CFO अगर देखें हम राजेश टी सावंत, जो कि ex-PwC हैं। तो तीनों ही जो की मैनेजरियल पर्सन्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक ब्रीफ असेसमेंट करें, कोई प्लेज अपने ऑनर्स ने नहीं किया हुआ अपने शेयर्स को, तो 0 प्लेज यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टेबल FII और DII होल्डिंग्स हैं कंपनी की जो काफ़ी अच्छी मानी जा सकती हैं। ऑडिट ओपिनियन देखें तो कंपनी का क्लीन है, किसी तरीके का क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं है और ट्रांसपेरेंटली कंपनी क्वार्टरली कॉल्स करती आ रही है। रेड फ्लैग्स वहीं पे देखें तो कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं अगर आप देखें पिछले 3 वर्षों में लगभग 6.5
0.5% होल्डिंग इनकी डिक्लाइन हुई है। और क्लाइंट कंसंट्रेशन पहले भी हमने देखा था कि टॉप 25 क्लाइंट्स के पास 87% बिजनेस कंपनी का आता है, जो एक छोटा सा रेड फ्लैग है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को देखें तो टोटल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स FY25 में 8.5 करोड़ हैं, जो कि रेवेन्यू का केवल 1.7% है, काफ़ी लो हैं और एक्सेप्टेबल कह सकते हैं इन्हें। कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को देखने पे। इक्विटी डाइल्यूशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो हम चेक करते हैं हमेशा कि कंपनी अपने इक्विटी को कितना डाइल्यूट कर रही है, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डाइल्यूशन कर रही है तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती है। कंपनी की अगर इक्विटी को आप देखें तो डाइल्यूशन ऑलमोस्ट नील है, इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ा ही हुआ, थोड़ा सा बहुत 1.5% इंक्रीज आपको दिख रहा है, बहुत ही मिनिमल डाइल्यूशन है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस तरीके से ओवरऑल देखें 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, IIT के क्रेडेंशियल्स, इक्विटी डाइल्यूशन नहीं है, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, तो इनको मैंने अच्छा 10 में से 7.8 स्कोर दिया है, जो कि हायर साइड पे है। चलिए अपने आगे आते हैं। आगे हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू की, ग्रोथ मैट्रिक्स और उसकी ट्रेजेक्ट्री की। कंपनी के अगर रेवेन्यू पैटर्न की आप बात करें तो FY21 में 240 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़ करके FY25 में 491 करोड़ हो गया है। थोड़ा सा इस पैटर्न को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि FY21 से 22 और फिर 23 में कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, और उसके बाद एक थोड़ा सा स्टैग्नेशन कंपनी के रेवेन्यू में आ गया है। और इस टाइम पे ये रिफ्लेक्ट भी होता है कंपनी के शेयर प्राइस में। अगर आप जा कर के देखेंगे, कंपनी थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग कर रही थी अपने क्लाइंट के नंबर्स में एटसेट्रा में, आगे बात करेंगे कि ये किस तरीके से वर्कआउट हुआ है, बट ओवरऑल ग्रोथ पॉजिटिव है, कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है। रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें तो टाइम एंड मटेरियल मैंने आपको समझाया था क्या होता है, और 89% रेवेन्यू कंपनी का टाइम एंड मटेरियल जैसे कंपोनेंट से आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी हद तक रिकरिंग भी है, क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं OEMs के साथ वो मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क डेफिनेटली यहाँ पे है। टॉप 10 क्लाइंट्स के पास 70% रेवेन्यू, टॉप 5 क्लाइंट्स के पास 50% रेवेन्यू, जो कि डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक है। और इसके लिए कंपनी को ज़रूरी है कि ज्योग्राफिकली डाइवर्स हो, नए वर्टिकल्स ऐड करे। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी के क्या हैं? फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो चेन्नई एक ऑफिस इन्होंने अभी अपना एक्सपेंड किया था अगस्त 2025 में, और कंपनी वहाँ पे 1000 से 2000 एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी रैंप अप करने की ओर जा रही है। डिजिटल फैक्ट्री प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था 2024 में, जहाँ पर ये IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड और AI से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट, उनको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी चाह रही है कि हेल्थ केयर में डाइवर्सिफाई करे, और हेल्थ केयर सेक्टर में मेडटेक सिमुलेशन, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन, इस तरफ अगर कंपनी डाइवर्सिफाई करती है तो ये कंपनी के लिए फ्यूचर ग्रोथ डाइवर्स हो सकते हैं। सेक्टर की टेलविंड की बात करें तो EV के बारे में हम सबको पता है। अगर EV बूम आता है कंपनी डिजिटल इंजीनियरिंग में 20% ग्रोथ के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो US का पॉलिसी चेंज है। हम सब जानते हैं कि ट्रंप कैसा है, थोड़ा सा पागल सा है। तो ट्रंप ने क्या किया है कि बिल्ड इन अमेरिका से सारे बिजनेसेस चाइना जा रहे थे, भारत जा रहे थे, और सारी कंट्रीज जा रहे थे। तो ट्रंप ने कहा है कि हम US में ही अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे। इसका मतलब है कि US की जो कंपनीज़ हैं, जो OEMs हैं, वो अपने यहाँ इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, और उस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए जिन कंपनीज़ की हेल्प लेंगे उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है ऑनवर्ड्स। तो ट्रंप की ये पॉलिसी एक्चुअली ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी के लिए बेनिफिशियल है। एक बार रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम कंपनी का Q2 FY25 का परफॉर्मेंस भी एक बार रिव्यू कर लें। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो है 139 करोड़, जो कि पिछले साल से
12% ज़्यादा है। कंपनी का पैट अगर आप देखें तो 12 करोड़ है, जो पिछले साल से 200% से भी ज़्यादा है। और इसका कारण बड़ा सिंपल सा है, बेस इफेक्ट, लो बेस था पिछले साल। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी डीग्रोथ हुई थी, उस कारण से इस साल का पैट कंपनी का अच्छा नज़र आ रहा है। कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है वो भी FY25 में 9.1% थे, जो बढ़ करके Q2 FY26 में 14.3% हो गए हैं। इस तरीके से कंपनी ने रिसेंटली इस ईयर के स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है और ये परफॉर्मेंस उनकी Q2 तक कंटिन्यू हुई है। अब देखते हैं कंपनी के रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं लास्ट में। रेड फ्लैग्स की बात करें तो कंपनी FY25 में डिसेलरेट हुई थी इनकी ग्रोथ, केवल 5% ग्रोथ नज़र आती है और हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन की हम बात कर चुके हैं। ग्रीन फ्लैग्स में FY26 में काफ़ी अच्छा मोमेंटम कंपनी ने पकड़ा है। रेवेन्यू ग्रोथ 10% से ऊपर की रही है, मार्जिन रिबाउंड हुए हैं 14.3% की ओर, और पैट ग्रोथ जो कंपनी की है वो एक्सप्लोसिव हुई है क्योंकि उनका लो बेस इफेक्ट था। तो ओवरऑल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो इनको एवरेज से थोड़ा सा कम मार्क्स में दे रहा हूँ 10 में से, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। आप सोचिए भारत में अगर जीडीपी की ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ लगभग 7.5% आ रही है और इन्फ्लेशन तो अभी तो बहुत कम है, 0.6, बट अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा भी होता है करीब 4-5%, तो 10% के आसपास ये ग्रोथ इंडिया कर रहा है। तो उस लिहाज से जो रेवेन्यू ग्रोथ है इंडस टेक्नोलॉजी की कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। हाँ, हालांकि इनके मार्जिन्स में एक्सपेंशन आ रहा है, सो पैट ग्रोथ कंपनी की अच्छी है इस ईयर में खास तौर पे, और आगे भी अच्छी हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रोथ को 15% करने का एक तरीके से गाइडेंस दिया है और अपना टारगेट सेट किया है, लेकिन अभी के लिए रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें मार्क्स मिलते हैं केवल 6.8 आउट ऑफ 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी की ट्रेजरी अर्थात बैलेंस शीट और कंपनी के कैश फ्लोज को समझते हैं। तो कंपनी की अगर बैलेंस शीट अगर आप देखें तो कंपनी की एसेट और लायबिलिटी जो इक्वल होती हैं वो है 341 करोड़ की। एसेट्स में से कंपनी के रिसीवेबल्स अगर आप देखेंगे तो 78 करोड़ हैं, फिक्स्ड एसेट कंपनी की 84 करोड़ हैं और कैश कंपनी के पास अच्छा खासा है, 67 करोड़ का कैश है और बाकी एसेट कंपनी की 113 करोड़ की है। लायबिलिटीज़ की बात करें तो बोरोइंग्स बहुत कम है। इन बोरोइंग्स में मेनली कंपनी की लीज लायबिलिटीज़ हैं, जो कंपनी जैसे अगर ऑफिस को लीज पे ले रही है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो इसमें आएगी। बोरोइंग लगभग नील है कंपनी की। अदर लायबिलिटीज़ कंपनी की 70 करोड़ है और शेयर होल्डर इक्विटी जो कि अगेन लायबिलिटी का पार्ट होती है, आपको पता होगा ये कॉन्सेप्ट, दैट इज़ 233 करोड़। कंपनी का डेट अगर आप देखें तो HY26 में लगभग नील है, जो कि काफ़ी अच्छा है, कोई फाइनेंशियल रिस्क कंपनी में नज़र नहीं आता। कैश एंड इक्विवेलेंट 67 करोड़ के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू कंपनी का जो रेवेन्यू है और जो मार्केट कैप है। तो कोई लिक्विडिटी स्ट्रेस नहीं है और डेट टू इक्विटी भी कंपनी का ऑलमोस्ट नील है, बेस्ट इन क्लास समझ सकते हैं। वर्किंग कैपिटल की तरफ देखें कंपनी की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि कंपनी का पैसा कहाँ पे फंसा हुआ है। तो कंपनी के जो डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग हैं वो लगभग 73 डेज हैं और कंपनी ने अपना टारगेट बनाया है 65 डेज का। इन्वेंट्री लगभग नील आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक सर्विस बिजनेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री कंपनी को मैनेज नहीं करनी होती। और इसी तरीके से जो डेज पेबल आउटस्टैंडिंग है ये भी ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई रॉ मटेरियल कहीं बाहर से इंपोर्ट कर रही है और कंपनी को उसके पैसे देने हैं। कंपनी के इंजीनियर्स जाते हैं, अपना काम करते हैं, काम करके आते हैं और उसके कंपनी पैसे चार्ज करती है दूसरी कंपनीज को जो OEMs हैं बाहर, US, यूरोप, उनके। एंड कैश कन्वर्जन साइकिल भी लगभग 73 डेज की है, जो कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन इम्प्रूवमेंट का रूम जरूर रहता है यहाँ पे। कंपनी के कैश फ्लोज की अगर बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है CFO अपॉन पैट रेशियो, जिसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि कंपनी टैक्सेशन के बाद जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है अपनी बैलेंस शीट में, उनमें से वास्तव में कितने प्रॉफिट को वो कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। क्योंकि अगर प्रॉफिट केवल अकाउंट में दिख रहा है और कंपनी के पास नहीं आ रहा है तो लगातार कंपनी को अपना इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा डेट
डेट लेना पड़ेगा और जो कि कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अभी हाल ही में हमने देखा था केन्स टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की डार्लिंग कंपनी थी, उसके CFO के इशू की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस कितना ज़्यादा करेक्ट हो गया। सो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट में हमेशा कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इस लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट नज़र आती है। ऑनवर्स टेक्नोलॉजी की करीब 0.78 का रेशियो मेंटेन कर रही है कंपनी CFO अपॉन पैट का, और हर ₹1 का प्रॉफिट जो कंपनी को हो रहा है उसमें 78 पैसे का कैश कंपनी जनरेट कर पा रही है। थोड़ा बहुत जो रिसीवेबल्स हैं वो कंपनी के कैश जनरेशन को ड्रैग कर रहे हैं, बट दैट इज़ फाइन। कंपनी के जो पीयर्स हैं वो भी इतना ही, लगभग इससे थोड़ा सा ज़्यादा कम ही CFO अपॉन पैट मेंटेन कर पाते हैं। 3 साल का जो फ्री कैश फ्लो का अगर ट्रेंड देखें तो हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है, बट ये नेगेटिव जो फ्री कैश फ्लो का ट्रेंड है ये इसलिए भी है क्योंकि कंपनी ऑपरेटिंग कैश तो जनरेट कर रही है, लेकिन उस कैश को कंपनी इन्वेस्ट कर रही थी अपने बाकी एसेट्स में, चाहे ह्यूमन एसेट्स हों चाहे अदर टाइप ऑफ एसेट्स हों, और जिससे कंपनी अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो कर सके। सो ये कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हमें इसे समझना चाहिए। H1 FY26 का स्पेसिफिक कैश फ्लो एनालिसिस करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो दिखाई देता है 35 करोड़ और पैट दिखाई देता है 32 करोड़। बहुत अमेजिंग यहाँ पे ये इक्वेशन नज़र आती है। बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी कैश जनरेट कर रही है अपने बिजनेस से। इसका लिंक आप देख सकते हैं, हमने पीछे देखा था कि कंपनी ने अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं की है पिछले 2-3 सालों में। ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कंपनी अपना कैश जनरेट कर रही है तो इंटरनल एक्रूवल से ही कंपनी लगभग ग्रो कर जाएगी, अनलेस कि कंपनी के बहुत मेजर कुछ प्लान हो जहां एक्स्ट्रा कैश की ज़रूरत हो। कंपनी लगातार हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। कंपनी का बड़ा एसेट लाइट मॉडल है, सर्विस डिलीवरी सेंटर से बहुत ज़्यादा कैपेक्स की ज़रूरत होती नहीं है कंपनी को। सो ट्रेजरी का अगर कंक्लूजन हम देखें, कंपनी की बैलेंस शीट को कंक्लूड करें तो ग्रीन फ्लैग्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। डेट फ्री कंपनी है, फोर्ट्रेस बैलेंस शीट नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है और कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी है। कुछ एक रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है, थोड़े से हायर डेट सेल्स आउटस्टैंडिंग है, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, और CFO और पैट रेशियो 1 से कम, अगर 1 से ज़्यादा होता तो कंपनी और अच्छा हम कंपनी को मान सकते थे। बट फिर भी काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट है, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं, कंपनी के पास डेट है नहीं, इसलिए मैंने इसे मार्क्स दिए हैं 8.2 आउट ऑफ 10। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के रिटर्न्स रेशियो के बारे में, कंपनी के ROC, ROE और अदर कैपिटल इफिशिएंसी के मैट्रिक्स के बारे में। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 2023 में 10% था, 2024 में 22% था और 2025 में 16% हो गया। ROC होता क्या है? ROC कुछ नहीं है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो शेयर होल्डर की इक्विटी है और जो डेट है ये मिला करके जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है, इस पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, जितनी कैपिटल एम्प्लॉय हुई है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। सो जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, अब 1 साल के लिए हमने जमा किया 100 रुपया, तो बैंक का इंटरेस्ट FD का माना 7% है, तो कंपनी उसमें जो रिटर्न हमें दे रही है वो 7% रिटर्न दे रही है। सो कंपनी में 100 रुपये लगा करके हम 7% रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। सो उसी तरीके से इस कंपनी में हम 100 रुपये लगा करके लगभग 16% रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। सो यही है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत सरल शब्दों में, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत में हमने कैलकुलेशन किया था एक बेसिक सा कि अगर आप कंपनी की GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन को प्लस कर दें और उस हिसाब से कंपैरिजन करें तो कोई बहुत ज़्यादा ROC कंपनी की नज़र नहीं आ रही है। इसके पीयर्स को देखें, KPIT टेक्नोलॉजी जो काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसका ROC 38% से भी ऊपर का है, परसिस्टेंट का ROC 30% से ऊपर का है और ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी का बहुत कम है, 16% ही। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो अगेन लगभग 12% के आसपास आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दिखेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा पुअर मैट्रिक्स समझा जा सकता है। इसी तरह से रिटर्न ऑन एसेट्स को हम देखें, सो कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो
तो FY25 का 8.63% था, लेकिन अभी H1 2026 में बढ़कर 13.85% हो गया है। तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी मॉडेस्ट है। एसेट टर्नओवर 1.1x है। एसेट टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है कि कंपनी एफिशिएंटली अपना एसेट घुमा पा रही है। एसेट टर्नओवर बड़ा सिंपल है कि कंपनी अपनी एसेट्स को साल में कितनी बार घुमा सकती है, जितनी बार घुमाएगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन रिटर्न ऑन एसेट में दोनों कंपोनेंट होते हैं, आपका एसेट टर्नओवर कितना हो रहा है और कंपनी का मार्जिन कितना है। क्योंकि कंपनी का मार्जिन कम है, इसलिए रिटर्न ऑन एसेट्स में ओवरऑल कंपनी मात खा जाती है, बट एसेट टर्नओवर अच्छा है। रिटर्न्स की सस्टेनेबिलिटी का असेसमेंट करें, सो कंपनी ऑटोमोटिव एक साइक्लिक सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा सा स्टेबल सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर ग्रो कर रहा है अच्छे तरीके से। तो ओवरऑल कंपनी अब जहां ऑपरेट कर रही है उसमें 65% साइक्लिकल सेक्टर है, 35% स्ट्रक्चरल सेक्टर है। ग्रोथ थोड़ी सी सस्टेनेबल नज़र आती है, बट ऑटोमोटिव की जो साइकिल है उस पर जरूर ये डिपेंड करेगा इसके रिटर्न्स आगे कैसे बने रहते हैं। और स्केलेबिलिटी मतलब क्या कंपनी अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकती है आगे, तो देखते हैं। अगर कंपनी अपने ROC को 15% प्लस पे मेंटेन कर ले जाए इंक्रीमेंटल कैपेक्स के थ्रू, डिजिटल प्रोजेक्ट्स का हायर मार्जिन होता है अगर कंपनी ज़्यादा डिजिटल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होती है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करती है। अभी चेन्नई में कंपनी ने अपना नया ऑफिस बनाया था जिसमें कंपनी नई एक्स्ट्रा मैन पावर को डिप्लॉय कर रही है। तो अगर ये सब करती है तो डेफिनेटली कंपनी अपने रिटर्न्स को स्केल भी कर सकती है। सो अभी कंपनी का ROE ROC नज़र आ रहा है कम, क्योंकि कंपनी ने रिटर्न तो दिए ही नहीं है पिछले, अगर आप 1-2 साल की बात करें तो अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी हो या डेट तो कंपनी में बहुत ज़्यादा है नहीं। तो ओवरऑल ROE ROC कंपनी का कंपैरेटिवली थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है। लेकिन रिटर्न का अगर आप कंक्लूजन देखें एक बार, उसके बाद हम मार्क्स देखेंगे। तो कंक्लूजन में देखें थोड़ा इम्प्रूव हो रही है ROC ट्रैजेक्टरी, 15 प्लस हो गई है। ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है अभी थोड़ा बहुत, पिछले साल का बेस भी कम था, बट इस समय कंपनी 9.1 से बढ़ करके 14% की तरफ पहुंच गई है। और कंपनी जो कैश कमा रही है उसे री इन्वेस्ट कर रही है डिजिटल प्रोजेक्ट्स में, जो कि हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इस लिहाज से ये ग्रीन फ्लैग है। रेड फ्लैग देखें तो अपने पीयर्स से इनका ROC काफ़ी कम है, स्टैग्नेंट सा ROE नज़र आ रहा है पिछले 2-3 सालों का, और कैश बैक रिटर्न थोड़े से कम है, 70% ही हैं। तो मैंने रिटर्न रेशियो में से कम मार्क्स दिए हैं, केवल 6.2 आउट ऑफ 10। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सीढ़ी की तरफ हम पहुंच रहे हैं अपनी, जो है E अर्थात इकोनॉमिक वैल्यू, जहां पर हम देखते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। एक वैल्यूएशन ही ऐसी चीज़ होती है जो इन्वेस्टमेंट करते हुए हम सबके हाथ में होती है कि कंपनी को हम कितना सस्ता या महंगा खरीद रहे हैं। बाकी सारे फैक्टर्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन किसी भी तरीके की नेगेटिव सिनारियो में आपकी हार्ड मनी को सेव कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो P/E रेशियो देखें कंपनी का 15.85x हिस्टोरिकली लो है, बहुत अच्छे लेवल पर कंपनी इस समय नज़र आ रही है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। P/B रेशियो कंपनी का 2.58x है, काफ़ी रीजनेबल है। P/S रेशियो देखें तो 1.3x बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। EV/EBITDA देखें तो 10x के आसपास है, 9 to 10x के आसपास होवर कर रहा है। PS से काफ़ी डिस्काउंटेड नज़र आ रहा है। PEG रेशियो 1.3x है, जो फेयरली वैल्यूड है, हल्का सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट वो शायद इसलिए भी क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो पिछले साल डिग्रो हुई थी, तो अभी उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करने लगेगी, इसको बेटर करने लगेगी, वैसे वैसे ये रेशियो भी कम होता चला जाएगा। और मार्केट कैप टू सेल्स बहुत चीप है, 1.3x। अगर आप पीयर्स का कंपैरिजन देखें, KPIT टेक ROC 40%, P 43x, P/B 10.4x, EV/EBITDA 25x, पूरा प्रीमियम वैल्यूएशन है। उसी तरीके से LTTS का भी काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन नज़र आ रहा है अलग अलग मेट्रिक्स पर, और ऑनवर्ड टेक का उसके मुकाबले काफ़ी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। अच्छा, डिस्काउंट पे कंपनी क्यों ट्रेड कर रही है उसके कारण भी समझ लेते हैं। हमें पता है कारण लगभग इसके, ग्रोथ रेट कंपनी का इतना ज़्यादा नहीं है, 12 to 13% ग्रोथ रेट इज़ वेरी मिनिमल। देन कंपनी के कैश फ्लो के थोड़े बहुत कंसर्न है,
0.78% हमने पढ़ा था कि CFO by PAT रेशियो है। स्केल का डिसएडवांटेज है, कंपनी छोटी कंपनी है, 500 करोड़ का रेवेन्यू बस अर्न करती है। तो कंपनी को जब तक बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिनर्जी होती है, कंपनी के मार्जिन्स और कंपनी का स्केल जब तक ग्रो नहीं होता तब तक इस डिसएडवांटेज है कंपनी को। और कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क भी है। इन सब की वजह से कंपनी काफ़ी डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है। लेकिन क्योंकि डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है तो एक अपॉर्चुनिटी भी निकल के आ रही है प्रीमियम के लिए। अगर कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को डिजिटल पिवट की तरफ ले जाती है, 20% ग्रोथ पोटेंशियल इसमें दिखाई दे रहा है, उसके मार्जिन बहुत अच्छे हो सकते हैं। मार्जिन रिकवरी भी है, अभी 14% तक आए हैं मार्जिन 9 से। अगर ये सस्टेन कर ले जाती है कंपनी, जियोग्राफिकली एक्सपेंड करती है अपने आप को, चेन्नई में किया है, यूरोप में करे और आउटसाइड करे, और नए नए क्लाइंट अगर कंपनी के पास आते हैं तो वो भी कंपनी के वैल्यूएशन को एक सस्ते वैल्यूएशन से प्रीमियम वैल्यूएशन की ओर ले जाएगा। वैल्यूएशन को अगर कंक्लूड हम करें तो ग्रीन फ्लैग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कंपनी का PEG फेयरली वैल्यूड है, हिस्टोरिकली लो पे ट्रेड कर रही है, मल्टीपल एक्सपेंशन ऑन रिकवरी कंपनी के दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के रेड फ्लैग्स थोड़ा बहुत कैश फ्लो का इशू है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, स्केल डिसएडवांटेज है और कंसंट्रेशन रिस्क है। तो ओवरऑल जो मार्क्स मैंने दिए हैं कंपनी को वो हैं 8.5 आउट ऑफ 10, जो कि एक अच्छा मार्क, अच्छा स्कोर है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू नज़र आ रही है, अपने हिस्टोरिकली लोएस्ट लेवल पे नज़र आ रही है वैल्यूएशन के। हर मीट्रिक पे कंपनी का वैल्यूएशन कम है, अपने पीयर्स के मुकाबले भी काफ़ी सस्ती नज़र आ रही है कंपनी। सो इस लिहाज से मैंने इसे दिए हैं 8.5 आउट ऑफ 10। चलिए अब हम बात करते हैं सिनारियोज की, जहाँ पर हम बुल, बेस और बेयर प्रोजेक्शन करेंगे कंपनी का। तो देखते हैं। अच्छा, 3 सिनारियो अगर बनाएं तो बियर केस पकड़ते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ये सिनारियो बनाना बड़ा आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, बियर केस कब होगा? जब कंपनी का ऑटोमोटिव सेक्टर में स्लो डाउन हो जाए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन मटेरियलाइज हो जाए, वो रिस्क जो हमारा है, और यूरोप की हेडविंड्स जो अभी चल रही हैं, यूरोप में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, वो परसिस्ट करने लगे। तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ मैंने माना है केवल 5%, कंपनी का एबिटा मार्जिन मैंने मान के चला हूँ केवल 9% रहे, और पी मल्टीपल जो हिस्टोरिकली लो पी है, जो लगभग कंपनी आजकल ट्रेड कर रही है, वो 15x ही मिले। सो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो कंपनी का जो फेयर वैल्यू निकल करके आता है, कंपनी का जो फेयर वैल्यू बियर केस में निकल करके आता है वो है 235, जो इसके करंट प्राइस से लगभग 16% कम है। इसका कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। आप अगर करना चाहेंगे तो बड़ा सिंपल होगा कि 500 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू है FY25 में, आप उसमें एबिटा मार्जिन 9% हो गया, आप निकाल दीजिए कि कंपनी का एबिटा कितना आया। एबिटा के बाद कंपनी का जो पैट ग्रोथ है, जिसमें आप टैक्सेशन का 25% वो माइनस कर दीजिए, और उसके बाद कंपनी को मल्टीपल ले जाइए 15x पे और देखिए कि कंपनी की वैल्यू कितनी बनती है। कंपनी का बेस केस इसमें मैंने एज्यूम किया है कि कंपनी मॉडरेटली 12% से ग्रो करेगी, मार्जिन रिकवरी भी 12% के आसपास होगी, और ये सारे फैक्टर्स कंपनी के अगर होते हैं तो बेस केस में कंपनी का पी मल्टीपल में 18 एज्यूम करके चल रहा हूँ। बेस में कंपनी को इतना मल्टीपल मिलना चाहिए, तो इस आधार पे कंपनी काफ़ी अच्छी फेयर वैल्यू दिखा रही है 402, जो कि 44% अबव है इसके करंट प्राइस से लगभग। और बुल केस में कंपनी का अगर सब कुछ अच्छे से एक्सेलरेट हो जाता है और सब कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छा सुखी सुखी हो जाता है, सो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में मान के चला हूँ 14% की, एबिटा मार्जिन 14% का, और पी कंपनी का 22% अगर हम मान के चलें तो कंपनी FY26 के एंड में लगभग यहाँ से डबल हो सकती है। सो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर आप तीनों केसेस की देखें तो बियर और बुल केस की 20% और बेस केस की 60% है, और ओवरऑल तीनों को मिला करके अगर कैलकुलेट हम करते हैं सो कंपनी का जो एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू नज़र आ रही है वो है 404 रुपीज़, जो कि अगेन इसके करंट प्राइस से 44% अबव है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, और वैल्यूएशंस पिछले साल का बेस कंपनी का काफ़ी कम है। इस ईयर डेफिनेटली कंपनी आगे बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है।
ये सब मैंने आपको बता दिया है कि ड्राइवर्स कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन, पी मल्टीपल्स और फेयर वैल्यू रेंजेस, ये केवल आपको समझाने के लिए है। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का सिनारियो एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कंपनी की एक फेयर वैल्यू बुल, बेयर, बेस सारे तरह के सिनारियोज को कैलकुलेट करने के बाद क्या बन सकती है, और बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन ले सकते हैं कि किसी भी कंपनी में निवेश आपको करना उचित होगा या नहीं होगा। मैं आपको नहीं दे सकता कोई भी एडवाइस, मैं केवल एनालिसिस कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग्स हम लगभग देख चुके हैं। ओवरऑल सिनारियो अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी वैल्यू पे कंपनी जा रही है, तो मैंने सिनारियो में कंपनी को स्कोर दिया है 7.6 आउट ऑफ 10। आगे बढ़ते हैं और लास्ट हम डिस्कस करते हैं कंपनी के सेंटीमेंट्स, कंपनी का कैसे सेंटीमेंट्स चल रहे हैं इसके प्राइस एक्शन से रिलेटेड। सो कंपनी की ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी डिसमल परफॉर्मेंस है। 9.5% का अंडर परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने जनवरी 2025 से। निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप सबने इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि निफ्टी आईटी का ड्रॉ डाउन इससे ज़्यादा है। रिसेंट प्राइस मूवमेंट भी अगर आप देखें अक्टूबर 25 में थोड़ा बहुत कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर गया था, लेकिन वापस से नीचे आ गया और अब कंसोलिडेट कर रहा है 280 to 290 रुपीज़ के अराउंड। पॉजिटिव सेंटीमेंट सिग्नल आप देखें, Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, रेवेन्यू ग्रोथ हुई थी, पैट ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी ड्यू टू लो बेस, एबिटा मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए थे, और कंपनी ने बिजनेस विन कई सारी जो है डाइवर्सिफिकेशन के बाद जो है कुछ विंस अर्न की थी। कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ था चेन्नई में, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कंपनी कर रही है नए नए क्लाइंट्स के साथ। कॉशन सिग्नल्स अगर हम पकड़ें तो कंपनी का टेक्निकली अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मेंस है, लैगिंग है पीयर से भी और मार्केट से भी। मार्केट थोड़ा स्केप्टिकल है कंपनी की एग्जीक्यूशन को लेकर के, और उसी आधार पे कंपनी को इतना कम वैल्यूएशन मार्केट ने अभी तक दिया है। और कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर देखें तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है बट थोड़ा सा लिमिटेड है। रिटेल अभी भी हैवी है, 47% से ज़्यादा रिटेल की ओनरशिप है। वॉलेटाइल प्राइस एक्शन है कंपनी का डेफिनेटली। रिस्क कंपनी के एग्जीक्यूशन रिस्क हैं, अगर चेन्नई का रैंप अप ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का इशू अगर मटेरियलाइज हो जाता है। सेक्टर्स की हेडविंड्स की बात करें तो आईटी में डेफिनेटली एक हेडविंड्स है प्रॉपर, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है। ऑनवर्स टेक्नोलॉजी भी काइंड ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स और उसी तरह की चीज़ों में काम कर रही है। स्लो डाउन इन यूरोप एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूएस में भी रिसेशन का खतरा बना हुआ है। सो ये सारे कॉशन सिग्नल हैं, क्योंकि कंपनी का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो डिपेंडेंट है इसके बाहर के क्लाइंट से, और अगर बाहर कुछ इश्यू हो जाता है आउटसाइड इंडिया, यूएस, यूरोप वगैरह में स्लो डाउन आ जाता है तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे भी वो असर डालेगा। वॉल्यूम कंपनी की देखें अगर, सो वॉल्यूम मॉडरेट लिक्विडिटी है कंपनी के उसमें, जबकि इसके पीयर्स में जो है काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी नज़र आ रही है। सो अगर इसकी वॉल्यूम कम है तो हायर वॉलेटिलिटी नज़र आती है, थोड़ा सा लेस लिक्विड शेयर है, रिटेल प्रोन शेयर है। टेक्निकल रिस्क फैक्टर्स को देखें तो क्या ओवर वैल्यूएशन का रिस्क है? नहीं, कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, चीप है। क्या प्रमोटर प्लेज का रिस्क है? नहीं, कंपनी की 0% प्लेजिंग है। एग्जीक्यूशन रिस्क डेफिनेटली है, मीडियम मैं मान सकता हूँ। चेन्नई का एक्सपेंशन पता नहीं ठीक तरीके से वर्क करेगा या नहीं। लिक्विडिटी रिस्क मीडियम है, मैंने आपको बताया लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कंपनी के स्टॉक में। रेगुलेटरी और सेक्टोरल हेडविंड्स ये भी मीडियम है, हो सकता है यूएस यूरोप में कुछ नई तरह की चीज़ आ जाए, वैसे भी ट्रम्प महाराज हैं वहाँ पे, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से कंक्लूड हम करें सेंटीमेंट्स में, तो सेंटीमेंट्स में मैंने कंपनी को मार्क्स दिए हैं 6.4 आउट ऑफ 10, जो कि एवरेज से थोड़ा सा कम स्कोर है, क्योंकि टेक्निकली ये कंपनी का जो प्राइस एक्शन है कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अब एट लास्ट हम कंक्लूड करें अपना फाइनल फोर्ट्रेस स्कोर शीट मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम समराइज़ करेंगे। तो फाउंडेशन में कंपनी को मिलते हैं 7.4, ऑनरशिप में मिलते हैं 7.8, रेवेन्यू में मिलते हैं 6.8, ट्रेजरी कैश फ्लो में कंपनी को मिलते हैं 8.2, रिटर्न्स में कंपनी को मिलते हैं आरओई आरओसी में 6.2, वैल्यूएशन में कंपनी को मिलते हैं 8.5 और सिनारियोज में कंपनी को मिलते हैं 7.6।
7.6 नहीं, ये थोड़ा सा कम, हाँ ठीक है, 7.6 सिनारियो में मिलते हैं और सेंटीमेंट्स में कंपनी को मिलते हैं 6.4। सो ओवरऑल अगर आप वेटेज के हिसाब से देखें तो मैंने रेवेन्यू को 20% सबसे ज़्यादा और ट्रेजरी रिटर्न्स और अकाउंटिंग वैल्यू को 15% वेटेज दिया है और सेंटीमेंट्स को सबसे कम वेटेज दिया है। तो वेटेड स्कोर जो कंपनी का निकल के आता है एट लास्ट, वो निकल के आता है 7.39, जो कि एक अच्छा स्कोर है। आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग और आप जिस चीज़ को ज़्यादा वेटेज देते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इन वेटेड परसेंटेज को कम ज़्यादा करके अपना स्कोर खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि कैश फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि सेंटिमेंट्स इट डज नॉट मैटर, मैं एक फंडामेंटल इन्वेस्टर, इट डज नॉट मैटर व्हाट टेक्निकल इंडिकेटर सेज, तो आप इसे और भी कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा है कंपनी का। फोर्ट्रेस स्कोर है 7.39। स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कंपनी की। बैलेंस रिस्क रिवॉर्ड है कंपनी का। मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स नज़र आ रहे हैं कंपनी के। एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। हाँ, कंपनी के मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स नज़र आ रहे हैं। वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। क्रेडिबल मैनेजमेंट है। एग्जीक्यूशन रिस्क हैं डिजिटल पेमेंट में, कैपेसिटी रैंप अप में। सेक्टरल हेडविंड्स भी हो सकती हैं। आईटी सेक्टर आपको पता है, ऑटोमोबाइल स्लो डाउन हो जाए वहाँ पे आपको पता है इश्यूज हो सकते हैं। सो कंपनी की क्या चीज़ें हमें मॉनिटर करनी है वो एक बार देख लेते हैं। अगर हमें इस कंपनी को खरीदना है या फिर होल्ड करना है तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि इनका Q3 का रेवेन्यू कैसा रहता है, क्या 150 करोड़ से ऊपर जा रहा है, क्या कंपनी अपने एबिटा मार्जिन को 13 to 14% के आसपास सस्टेन कर पा रही है, क्या इनका चेन्नई का सेंटर अच्छी तरीके से रैंप अप हो पा रहा है, क्या कंपनी नए क्लाइंट जीत पा रही है और क्या कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पोजीशन थोड़ी सी रिड्यूस करें कंपनी में तो हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी का अगर Q3 का रेवेन्यू 150 करोड़ से कम हो जाता है, कंपनी के एबिटा मार्जिन 11% से कम रहते हैं, DSO बढ़कर के 120 डेज से ज़्यादा चले जाते हैं, टॉप 25 कंसंट्रेशन 90% से ऊपर हो जाता है और कंपनी डिविडेंड कट करने लगती है, इसका मतलब कंपनी में लिक्विडिटी कंसर्न है। और कुछ सेल ट्रिगर्स भी होंगे जो हमें चेक करने पड़ेंगे कि अगर यहाँ पे कंपनी जाती है तो फिर हम डेफिनेटली इस कंपनी को सेल करने के विषय में सोच सकते हैं। हालांकि कोई रेकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए एक एजुकेशनल पर्पज के लिए सब आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम कंपनी को एनालाइज करते हैं और किस तरीके से अपने डिसीजंस लेते हैं। अगर कंपनी का मेजर क्लाइंट लॉस हो जाता है, अगर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम हो जाती है, अगर कंपनी के ऑडिटर्स चेंज होने लगते हैं, अगर कंपनी का ऑर्डर बुक सिंकेज हो जाता है, सिकुड़ जाती है ऑर्डर बुक, तो ये सब के सब जो ट्रिगर्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंपनी का एनालिसिस कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और भी ऐसी कंपनीज के वीडियोस बनाने में। वीडियो बनाते हुए हो सकता है कि बीच में कुछ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स में चीज़ें इधर उधर हुई हों, बट मोटा मोटा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।